बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ददर के प्रधान जय भगवान डिगल जी अपने दोनों नेताओं को बुक्का भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। सतप्रकाश दुतानिया जी बुक्का से स्वागत करेंगे। सतपाल दुतानिया जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा रणधीर सिंह बेनीवाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा, वो केंद्रीय प्रभारी हैं, पंजाब हरियाणा के प्रभारी लगा रखे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए। आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय संयोजक है आपको संबोधित करें। हमारे बीच में बीवीएफ के सभी जो वॉलंटियर साथी से भाई हैं वो माननीय आकाश आनंद जी को बुक्का दे के सम्मानित करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा फिर आकाश आनंद जी को कि आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कोई बात मैं नहीं, प्रार्थना करूंगा कोई बात। आकाश आनंदी से जो बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा वे आए और अपनी बात भी रखें। साथियों जोरदार तालियां बजा जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं नेताओं से माफी चाहूंगा कि ये पब्लिक 11 बजे से बैठी है, काफी लंबा समय हो गया, तो मैं प्रार्थना करूंगा आकाश आनंदी से कि वो आए और अपनी बात रखें। जय भीम साथियों, जय भीम। मैं आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं जो मौजूद हैं उनको देखकर लगता है कि हमारी महिलाओं ने ऐनक पहन हाथी पर सवार चंडीगढ़ जाने का मन बना लिया है। मैं यहां पर मौजूद आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और यहां आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज की इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और एनएलओ के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे महत्वपूर्ण हमारे मूवमेंट की जान हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी मेहनत कर इसको सफल बनाया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यहां हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, डीएस4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए
नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ आज हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक व पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करते हैं। साथ ही साथ एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद एनएलओ के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी को तहे दिल से आभार व स्वागत प्रकट करते हैं। साथियों, इससे पहले मैं यहाँ विधानसभा आम चुनाव के मुद्दे आप लोगों के बीच में रखूं, मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के ऊपर आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको उसके बारे में अवगत कराने का काम किया था। साथियों, ये जो सब कास्ट कैटेगराइजेशन का जजमेंट अभी पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट जी से, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको मूल्य में बताता हूं। साथियों, ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसके तहत राज्य की सरकारों को पूरी ताकत दे दी गई है, जिसके तहत वो SC/ST कास्ट के अंदर जो रिजर्वेशन की सुविधा है उसको अपनी मनमर्जी से किसी भी जाति को निकालकर हटा सकती है और किसी भी जाति को उस SC/ST में रिजर्वेशन देने की ताकत रखती है। साथियों, जो ये रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी को और पार्लियामेंट को, हमारी पार्लियामेंट को छेड़खानी का दिया था। ताकत सिर्फ उन्हीं के पास थी कि इस सूची में किसको रिजर्वेशन दिया जाए और किसको ना दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी के पास था। परंतु ये जजमेंट के तहत ये अब ताकत उठाकर राज्य की सरकारों को दे दी गई है। अब इससे आपका क्या नुकसान है साथियों? इससे हमारे SC/ST भाइयों का ये नुकसान है कि अब राज्य की सरकारें अपने मन मुताबिक हमारे बीच में मनमुटाव पैदा करने के लिए एक जाति को रिजर्वेशन की फैसिलिटी देगी और दूसरी से छीन लेगी। साथियों, ये राजनीतिक टूल बन जाएगा, ये वोट बैंक का टूल बन जाएगा, ना कि जिस शिद्दत से, जिस कारण से ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी दिलाई गई थी हमारे समाज को, ये उससे हटकर आज एक राजनीतिक टूल बनकर रह जाएगा। और साथियों, जैसा कि आदरणीय बहन जी ने कहा है कि ये समय के साथ हमारे सभी SC/ST जातियों को हटाकर आम जातियों में बांटने का काम करेंगे। तो साथियों, आपसे दरखास्त है कि इस मुद्दे पर आप लोग अपने समाज में, अपने घर गांव में जाकर बात करें और इसका, जैसा कि बहन जी ने खंडन किया है, आप लोग भी बड़े पैमाने पर खंडन करें। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटा था, उसी तरीके से ये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हमारे SC/ST समाज को बांटने का काम करेंगी। इसके जरिए साथियों, ये लोग जो अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं, उन्हीं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर इस पे हामी भरी थी। साथियों, यही है आपके असली गुनहगार, यही है आपके दुश्मन जो आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे दरखास्त है कि इसका खंडन करें, इसके चक्कर में ना पड़ें और जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है
कि इससे हमारे समाज को बांटने का काम किया जाएगा। SC ST एक समाज है, कोई हजारों जातियां नहीं, हम सब एक हैं, तो रिजर्वेशन भी एक है हमारा। अब साथियों, हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से यहां हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब आम चुनाव हमारे सर पर है तो फिर से आपके बीच में आकर ये भाजपा के लोग आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आप लोगों को वोट डालने से पहले आपको इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे सवाल करने होंगे। साथियों, मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप शिक्षा पे सवाल करें, रोजगार पे सवाल करें और यहाँ पे आसमान छूती हुई महंगाई पे सवाल करें। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर को, हमारे आने वाले भविष्य को इम्पैक्ट करती हैं। साथियों, शिक्षा के नाम पर जब आपको सवाल करना है तो इनके 10 साल का रिकॉर्ड आज ये कहता है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने यहाँ पर 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ इन्होंने हमारे प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हरियाणा में 2200 सीनियर स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। आज उनमें हजारों स्कूलों में से ज्यादा प्रिंसिपल तक नहीं है। अब साथियों, आप बताइए कि एक तरफ जहां बच्चों के स्कूल बंद करे जा रहे हैं और बचे कुछ स्कूलों में जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पे पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो अब आप ही बताइए क्या ये आपके भविष्य से खिलवाड़ है कि नहीं। अब आप ही बताइए, अगर आपका बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं। बताइए, हमारी माताएं बैठी हैं, खड़ा हो पाएगा कि नहीं। जब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो क्या करेगा, गुलामी ही करनी पड़ेगी ना इन सत्ताधारी लोगों की। बताइए, तो आपको अब समय आ गया है इनको सत्ता से उखाड़ फेंक अपने अभय सिंह चौटाला जी को, माननीय अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में बिठाने का। साथियों, ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता शिक्षा के नाम पर जब हम सवाल करें तो इनसे जरूर पूछिएगा कि पेपर लीक की खबरें जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं उसका क्या इनके पास इलाज है। साथियों, कोई भी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पर जिसकी भर्ती की परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ हो। सबसे ज्यादा हमारा समाज, किसान भाई, SC ST समाज इन सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देता है ताकि सरकारी नौकरी में आरक्षण के तहत उसको रोजगार मिल सके। परंतु ऐसा कोई पेपर ना हुआ जो लीक ना हुआ और इनको बहाना ना मिल गया वो सरकारी नौकरियों को रद्द करने का। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ सरकार में रहकर ये पेपर लीक और रोजगार ना देती और दूसरी विपक्ष में बैठकर आपके बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाती। अब आप ही बताइए इनमें से कोई भी पार्टी को हक है सत्ता में रहने का कि नहीं। बताइए, कोई हक है इनको? नहीं। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ की लागत लगाकर इनको पढ़ाने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर और डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया था साथियों। और अभी इतिहास में पहली बार हमारे सरकारी स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस में हमारे सभी OBC, गरीब और वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण के इंतजाम किया था साथियों। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको पूरी लिस्ट सुनाने बैठूं तो मेरा गला सूख जाएगा और समय खत्म हो जाएगा, परंतु वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसी तरह
मुझे पूरा विश्वास है, बहन जी को पूरा विश्वास है कि जब आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ की गद्दी पे बिठाएंगे तो उसी तरह उतनी मेहनत से आपके बच्चों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खोलेंगे। साथियों, आज यहां पर रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा मजाक हुआ है कि आज यहां 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। हमारा हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार में लगातार आसीन है, उसके बाद भी आज यहां 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। एक तरफ लेकर कुल मिलाकर एक तरफ 40% युवा रोजगार मांगता है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। परंतु ये भाजपा की सरकार कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाकर पक्की नौकरियां नहीं, कच्ची नौकरियां देती हैं और उसमें भी वो इसलिए कच्ची नौकरियां देती हैं ताकि आपको उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पर रिजर्वेशन न देना पड़े। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब, कमजोर और बेहाल बनाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता में बैठी कांग्रेस के सारे एमएलए विपक्ष में बैठकर बीजेपी को घेरने का काम नहीं कर रहे, उनसे सवाल नहीं उठा रहे, उनको काले झंडे नहीं दिखा रहे, वो उनके साथ मिले हुए आपके बच्चों को गरीब और आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ तो ये कांग्रेस और भाजपा ही है, दूसरी तरफ बहन जी की सरकार के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार मिला था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया गया था, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया था और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर बच्चों को विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। साथियों, ये सिर्फ 5 साल का काम है, ये सिर्फ 5 साल का काम है। एक तरफ भाजपा 10 साल से राज कर रही थी, उससे पहले कांग्रेस 10 साल से राज कर रही थी और आज भी 40% युवा बेरोजगार है। तो बताइए, इनकी मंशा पे आपको शक होता है कि नहीं? लगता है कि ये लोगों ने गद्दारी करी है कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी के शासनकाल में सरकार के दौरान कृषि और एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज जिसको भी 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया था प्रतिदिन। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करा था। और यहां पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनको जानकर हैरानी होगी, रातों रात आदरणीय बहन जी ने गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे। जिस तरीके से यहां पर आदरणीय अभय जी सरकार में आकर आपके लिए करेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। और अब साथियों, अगर हम महंगाई की बात करें, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई भी आसमान छू रही है। एक समय था जब ये भाजपा के लोग सड़क पर से गैस का सिलेंडर लिए घूमते थे, बोलते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। और आज आप गैस का सिलेंडर का दाम पता करा लीजिए साथियों, आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार कर चुका है। अब इनको गैस का सिलेंडर याद नहीं आता, अब इनको स्टारबक्स में कॉफी पीनी है, अब इन्हें पिज्जा हट में पिज्जा खाना दिख रहा है, पर इनको गैस का सिलेंडर हमारी माताओं बहनों का नहीं दिखता महंगा। साथियों, जब महंगाई को नजरअंदाज कराना हो तो ये आपको बोलते हैं मुफ्त में राशन ले लो, बड़े गर्व से बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया। इनसे कोई पूछे कि अगर मुफ्त में राशन दिया है तो उसकी लागत क्या है? मुफ्त में राशन मिलने की लागत साथियों, आपको 1000 रुपये का राशन नहीं मिलता, साल का 12,000 रुपए से राशन से ज्यादा का राशन नहीं मिला आपको। पर अगर आपके घर में हर एक बच्चे को एक नौकरी भी मिल जाती तो वो साल का 2.5 लाख कमाकर आपके झोली में भरता। इन्होंने आपको 2.5 लाख का चूना लगाया 12,000 देकर, महंगाई से भटकाया और ये अनाज देकर। तो साथियों, ऐसी स्कीमों से आपको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, आपको बच्चों को रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं। साथियों, अगर यहां पर आप एनएलओ और बसपा की सरकार को बनाएंगे तो जिस तरीके से यहां पर
जिस तरीके से यूपी में बहन जी ने लोगों को रोजगार देने का काम किया, उससे दुगनी तेजी से यहां पर श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से एक बार फिर से खास अपील करता हूं कि आप लोग यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में जहां बसपा और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन लोगों को वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर यहां पर उन्हें भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आने वाले समय में आप सब हमारे अपने श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर आपके लिए काम करने का मौका दें। अब अंत में मैं अपनी बात यहाँ खत्म करने से पहले अपनी सारी माताएं बहनें, सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी प्रेस के, हमारे मेहनतकश गीतकार, हमारे सभी कार्यकर्ता और नेतागण, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि अब हमारे मुख्य अतिथि श्री अभय सिंह चौटाला जी की आप बात सारी ध्यान से सुने। वो आपको आकर बताएंगे कि किस तरह आपके लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आकाश आनंदी का।